जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, तो सभी लोग पूरा वीडियो अवश्य देखें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही कमेंट में उत्तर भी बताने का प्रयास करें। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है तो क्या है? उसकी वेतन, उसकी सेवा, गर्व या छात्रों का विश्वास? तो प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर कमेंट में लिखें। तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा? छात्रों का विश्वास। शिक्षक की बहुमूल्य निधि होती है छात्रों का विश्वास। ठीक है, तो यहां पर हम इसको विस्तृत पढ़ेंगे कि शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन के वास्तविक कुमार होते हैं, जो न सिर्फ उनके जीवन को आकार देते हैं बल्कि छात्रों में विश्वास जगाते हैं कि वे छात्र शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण कर दुनिया के रंगमंच पर अवतरित हो सकते हैं और अपने आप को काबिल बना सकते हैं। अतः शिक्षक को सबसे बहुमूल्य निधि, शिक्षक की जो सबसे बहुमूल्य निधि है वो क्या है? छात्रों का विश्वास। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपको बताना है कि परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक कानून, सिद्धांत, खोज या मूल संकल्पना क्या है? एक परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से अगर वह गलत नहीं पाया जाता तो वह क्या है? कानून है, सिद्धांत, खोज या फिर मूल संकल्पना? तब आपका राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या है? सिद्धांत। सिद्धांत यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे कि सिद्धांत के साथ प्रायोगिक अनुभव जुड़ा होता है। किसी परिकल्पना को बार बार निरीक्षण और परीक्षण करने के बाद जब इस बात का भान हो जाए कि यह परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से सत्य है तो यह सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है तो कौन सी है? सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि बताना है। श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना या व्याख्यान एवं श्रुतलोक? तो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 3। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना यानी कि शिक्षण विधि की सबसे उपयुक्त विधि है। इस शिक्षण विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। यह विधि शिक्षा के कृत्रिम वातावरण को समाप्त करने तथा शिक्षा को जीवन से संबंध स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में इसका जो है प्रयोग छात्रों द्वारा किए जाने वाले गृह कार्यों के लिए किया जाता था, जिसमें योजना बनाना तथा शारीरिक श्रम निहित होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें नहीं है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम या फिर मीथेन? तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है बताना है। 4 विकल्प है हमारे सामने। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? हीलियम। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो वो नहीं है हीलियम, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो यहां पर सही हो जाएगा, हीलियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर देखें कि ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के कारण जो है उत्तरदायी होती हैं। इनमें सबसे ज्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, जलवाष्प, ओजोन आदि करती हैं। इन गैसों का उत्सर्जन आम प्रयोग के उपकरणों, वातानुकूलन, फ्रिज, कंप्यूटर, स्कूटर, कार आदि से होता है। हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह एक निष्क्रिय या फिर नोबल गैस है। तो यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वे आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, जलवाष्प, ओजोन है, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। ठीक है, अगला देखो, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? ध्वनि प्रदूषण का मापन बताना है। डेसिबल, जूल, न्यूटन या फिर नैनो इकाई? तो किसके द्वारा किया जाता है ध्वनि प्रदूषण का मापन? प्रश्न क्रमांक 5। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण का मापन किया जाता है तो वो किया जाता है डेसिबल। किसके द्वारा? डेसिबल का द्वारा, यानी विकल्प नंबर जो 1 है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लेते हैं,
ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल इकाई द्वारा किया जाता है। 80 डेसिबल या इससे अधिक का शोर श्रवण शक्ति को स्थायी हानि पहुंचाने में सक्षम होता है। सामान्य श्रवण शक्ति वालों के लिए 25 से 30 डेसिबल ध्वनि पर्याप्त होती है। सामान्य के लिए 5 डेसिबल की ध्वनि अत्यंत मंद, 75 डेसिबल साधारण तेज, 95 डेसिबल अत्यंत तेज और 120 डेसिबल अधिक से अधिक की ध्वनि तीव्र कष्टकारक होती है। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखनी है। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हैमानी द्वारा हुआ है? तो आपको बताना है किसका निर्माण हैमानी द्वारा हुआ है। यू आकार की घाटी, लैपिज, वी आकार की घाटी या फिर जलप्रपात। तो किस स्थलाकृति का जो निर्माण है वो हैमानी द्वारा हुआ है? 4 विकल्प हैं, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा यू आकार की घाटी। यू आकार की जो घाटी है इस स्थलाकृति का निर्माण हुआ हैमानी द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनदों द्वारा होता है। इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के यू के आधार पर हुआ। इससे इस घाटी को क्या आकृति मिलती है? अपर्दन के कारण। ठीक है, इनके दोनों किनारे काफी समानांतर एवं अंतोदर ढाल वाले बन जाते हैं। जलप्रपात एवं प्रमुख प्रवाही जल नदीकृत अपर्दनात्मक स्थल रूप हैं। वी आकार की घाटी का नामकरण अंग्रेजी की वर्णमाला वी अक्षर के आधार पर किया गया। इस आकार की घाटियों का निर्माण युवा नदियों के द्वारा होता है। जब नदी निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपनी तली को कम गहरा करती है तो वी आकार की घाटियों का निर्माण होता है। तो ये यू आकार की घाटी और वी आकार की घाटियों को जाना हमने। अब निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में बताना है आपको सुवर्ण रेखा, ताप्ती, नर्मदा या फिर सिंधु। जल्दी से बताएं कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सुवर्ण रेखा जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। यह रांची नगर से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नंगड़ी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है तथा वालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी? स्वर्ण रेखा। ताप्ती, नर्मदा और सिंधु नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों कि राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो क्या हो सकता है? खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, प्रधान अध्यापक की जानकारी में लाना, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना या फिर उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। कमेंट में लिखें 1, 2, 3, 4 या ABCD इस प्रकार से आप कमेंट में लिख सकते हैं। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। ठीक है, ये चीज याद रखना है। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः उससे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय उसकी अनियमितताओं को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, ना कि प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना या उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो सबसे उपयुक्त होगा कि उसकी अनियमितताओं को जानो और मार्गदर्शन दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? उज्जैन, भोपाल, इंदौर या फिर ग्वालियर। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? 4 विकल्प में से जल्दी से कमेंट में लिखें। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल। जी हाँ दोस्तों, भोपाल यानी कि जो बी नंबर है वो आपका सही होगा। भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। ठीक है, भारत का हृदय कहे जाने वाले मध्य प्रदेश देश विशेष में पर्यटन स्थलों, खान पान, शिल्पकारी, बुनकरों आदि के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य की ही राजधानी भोपाल है जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। लोअर लेक और अपर लेक जैसी 2 सुंदर झीलों के कारण ही भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो कौन सा सागर करता है? काला सागर, लाल सागर, अरब सागर या फिर भूमध्य सागर। कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? प्रश्न क्रमांक 10। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? भूमध्य सागर। जी हाँ दोस्तों, भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है और 4 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भूमध्य सागर पृथ्वी का एक
सागर है जो उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 25 लाख वर्ग किलोमीटर भूमध्य सागर का, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/4 है। यह अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर द्वारा जुड़ा है, जो केवल 14 किलोमीटर चौड़ा एक जलडमरू मध्य है। लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर का एक नमकीन पानी की एक खाड़ी है। तो आपको याद रख लेना है कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है तो कौन करता है? भूमध्य सागर। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर, 16 सितंबर, 30 मार्च या 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस बताना है। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर। तो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस? तब आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है 16 सितंबर, यानी कि जो 2 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण हेतु जागरूकता के लिए मनाया जाता है। यूएनओ ने 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को जो है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर घोषित कर दिया। यह तारीख मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यादगार तिथि के रूप में तय की गई। ओजोन दिवस 2016 की जो थीम थी वो ओजोन एंड क्लाइमेट रिस्टोर्ड बाय अ वर्ल्ड यूनाइटेड। ठीक है। अगला देखो, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटनकर्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर अपघटनकर्ता। तो आपको बताना है, प्रश्न एक बार फिर से पढ़ो। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं तो कौन होते हैं? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही होगा। किसी खास श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक हमेशा हरे पौधे होते हैं जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। अपघटनकर्ता सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे मृतोपजीवी, कवक और जीवाणु। ठीक है। इन्हें जो है क्या कहा जाता है? पृथ्वी का सफाईकर्ता भी कहा जाता है या फिर पृथ्वी का मैत्र भी कहा जाता है। इस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र, रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र या भू रासायनिक चक्र। तो प्रश्न क्रमांक 13 है और आपको कमेंट में लिखना, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तब आपका राइट आंसर होगा जैव भू रासायनिक चक्र, यानी कि जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। ठीक है। प्रकृति में विभिन्न तत्व जो है चक्रीय रूप से एक जीव से दूसरी जीव में स्थानांतरित होते हैं, पुनः प्रकृति में लौट आते हैं। इस प्रक्रिया को खनिज प्रवाह तथा यह चक्र जीवमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल में होते हैं। इसे ही जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र आदि। ठीक है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो कौन सा ईंधन है जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन या फिर कोयला। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा प्रश्न विकल्प नंबर 3, यानी कि हाइड्रोजन। ठीक है। निम्नलिखित ईंधनों में से हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, जबकि डीजल, पेट्रोल और कोयला के जलने से हानिकारक गैसें निकलती हैं जो वातावरण को दूषित करती हैं। हल्का होने के कारण गुब्बारों और वायु पोतों में हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका स्थान अब हीलियम ले रहा है हाइड्रोजन का। ठीक है। अगला देखें, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है? भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में या फिर ब्राजील में। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर ब्राजील में। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर होगा चाइना में। जो पांडा है वो कहाँ पाया जाता है? चाइना में पाया जाता है। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा चीन में पाया जाता है। पांडा को चीनी भाषा में झुआंग माओ, ये भी याद रख लेना, झुआंग माओ या विशालकाय बिल्ली भालू कहते हैं। ये चीन के बांस के जंगलों और तिब्बत के हिमालय पर्वतों के ढलानों के पेड़ों पर रहते हैं। आज पांडा विश्व वन्य जीव कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन WWF द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित प्रजातियों में से एक है। ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो किस गैस के कारण हुई थी? कार्बन डाइऑक्साइड के, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के, नाइट्रस ऑक्साइड के या मिथाइल आइसोसाइनेट के। तो किस गैस के कारण हुआ था?
तब आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है, मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी जो 4 नंबर है वो सही हो जाएगा। ठीक है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर है ना सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने, ये भी पूछा जाता है कभी कभी, किस कारखाने में हुई थी, तो यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई। बहुत सारे लोग अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट, ये गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट, जो नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, तीनों ही ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगला देखो, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है, तो आपको बताना है क्रिसमस का जो त्यौहार है वो गर्मियों में मनाया जाता है, तो कहाँ, भारत में, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका में। प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर बताना है, और 17 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर होगा विकल्प नंबर 3 यानी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है गर्मियों में, है ना। इसका कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दिसंबर का महीना ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का पहला महीना होता है। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी 1 दिसंबर से लेकर 28-29 फरवरी तक होती है। क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाता है ना। इस दिन लगभग संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है, 25 दिसंबर को पड़ता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है। गिर आपको पता है कि गिर कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक है। अब ये किस वन्यजीव का संरक्षण करता है, सांप का, हाथी का, गैंडा का या फिर शेर का। प्रश्न क्रमांक 18, और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, शेर का। ठीक है, यानी 4 नंबर आपका सही है। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के गुजरात राज्य में 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसमें जंगली शेरों का संरक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस वन्यजीव अभ्यारण्य में पुष्प और जीव जंतुओं की प्रजातियां मिलती हैं। यहाँ स्तनधारियों की 30 प्रजातियां, सरीसृप वर्ग की 20 प्रजातियां पाई जाती हैं। दक्षिण अफ्रीका के अलावा विश्व का यही ऐसा इकलौता स्थान है जहाँ शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो कौन सी पाई जाती है, कैक्टस, महोगनी, फर या फिर चंदन। प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कैक्टस। कैक्टस यानी कि जो 1 नंबर है वो सही हो जाएगा, कैक्टस। ठीक है, कैक्टस मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति है। यह सपुष्पक वनस्पतियों का एक जीव वैज्ञानिक कुल है जो अपने मोटे फूले तनों में पानी बटोरकर शुष्क व रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। इनके पत्ते कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं ताकि बाष्पोत्सर्जन की दर कम हो सके, जिससे जल का ह्रास कम हो। ठीक है, तो आपका कैक्टस बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर संबंधित है वायु प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या फिर जल प्रदूषण से। तो 4 विकल्प हैं। ग्रीन मफलर आपको बताना है किससे, वायु प्रदूषण, मृदा, ध्वनि या फिर जल प्रदूषण से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 3 यानी ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, तो 3 नंबर आपका सही होगा। ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र जैसे सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों और राजमार्गों के आसपास के रिहायशी इलाकों में 4-6 पत्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है, ताकि घने पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकें, क्योंकि पेड़ ध्वनि को फिल्टर करते हैं और इसे नागरिकों तक पहुंचने से रोकते हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। ठीक, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा या फिर शुक्र। तो आपको कमेंट में लिखना है 1, 2, 3, 4, जो भी आपको विकल्प सही लगता है वो आप कमेंट में लिखेंगे। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है सूर्य। क्या है, सूर्य है, यानी विकल्प नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या है, वो है सूर्य।
सूर्य ऊर्जा का सर्वाधिक व्यापक एवं अपरिमित स्रोत है जो वातावरण में प्रोटॉन छोटी छोटी प्रकाश तरंग पेटिकाएं के रूप में विकिरण ऊर्जा का संचार करता है। संभवतः पृथ्वी पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण को माना जा सकता है। जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे हरे होते हैं, इसलिए सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख संवाहक माना जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन बुध का है, वरुण का है, शनि का है या फिर शुक्र का है? टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? 4 विकल्प हैं, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा शनि। शनि यानी कि 3 नंबर सही है। टाइटन शनि का प्राकृतिक उपग्रह। ठीक है, तो सौरमंडल में शनि आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। शनि के 62 उपग्रह हैं। ठीक है, टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के अन्य प्रमुख उपग्रह मीमांसा, एनसीलाडू, टेथिस, डियॉन, रिया, हाइपेरियन, एपापेटस और फोबे हैं। बुध और शुक्र ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं हैं। वरुण के 13 उपग्रह हैं, इनमें ट्रिटोन व मेरिड प्रमुख हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अगला देखो, निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो बायोडीजल की फसल कौन सी है? जट्रोफा, कपास, गन्ना या फिर आलू? बायोडीजल की फसल कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जट्रोफा। जट्रोफा यानी कि जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। जट्रोफा बायोडीजल की फसल है। यह भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। एक बड़ा पादप है जो झाड़ियों के रूप में अर्धशुष्क क्षेत्रों में उगता है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है। इस तेल से कार आदि चलाए जा सकते हैं, इसलिए इसे बायोडीजल पौधा कहा जाता है। तथा जो अवशेष बचता है उससे बिजली पैदा की जा सकती है। जट्रोफा अनावृष्टि रोधी सदाबहार झाड़ी है। यह कठिन परिस्थितियों को भी झेलने में सक्षम है। तो आपको याद रख लेना है, जट्रोफा के बीजों से जो तेल निकाला जाता है उससे जो है गाड़ियाँ चलाई जाती हैं, कार आदि चलाई जा सकती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बायोडीजल। बायोडीजल की फसल भी कहा जाता है जट्रोफा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बताना है। 1986, 1982, 1992 या 1996? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 1 यानी कि 1986। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1986 में, और 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में संपन्न हुआ। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया। यह एक विशाल अधिनियम है जो पर्यावरण के समस्त विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वातावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना, पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना। इस अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? 26 धाराएं हैं, जिन्हें 4 अध्यायों में बांटा गया है। यह कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1986 ईस्वी से क्या हो गया था? लागू किया गया था। तब आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापन का कारण है तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या फिर वनों में वृद्धि? तो भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? 25 का उत्तर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर 1 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। धरती पर विनाशक गैस के बढ़ने की मुख्य वजह जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला और तेल का अत्यधिक इस्तेमाल और जंगलों की कटाई। ठीक है, धरती पर घटती पेड़ों की संख्या की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है और इससे भूमंडलीय तापन में वृद्धि होती है। बढ़ते तापमान की वजह से समुद्र जल स्तर बढ़ना, बाढ़, तूफान, खाद्य पदार्थों की कमी, तमाम तरह की बीमारियां आदि का खतरा बढ़ जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता किसमें पाई? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वायुओं में, शीतोष्ण पर्णपाती वन वायुओं में,
शीतोष्ण घास प्रदेश वायु में या फिर सवाना वायु में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? प्रश्न क्रमांक 26 और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन वायु में। ठीक है, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन वायु में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे वन हैं क्षेत्र हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। विश्व वन्यजीव निधि के बायोम वर्गीकरण के भीतर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक प्रकार माना जाता है और उन्हें विषुवतीय सदाबहार तराई वन के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। ठीक है, तो अपन ने देखा है कि जब ध्रुवों के से विषुवत रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता बढ़ती है और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता घटती है और विषुवतीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं जहां पर जैव विविधता सर्वाधिक होती है। ठीक है, अगला है निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो किस मृदा का होता है? काली, लाल, जलोढ़ या फिर लैटराइट? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 यानी कि काली मिट्टी। काली मृदा का जो निर्माण है वो होता है लावा द्वारा। ठीक है, काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा से होता है। भारत में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है। इस मिट्टी में चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह बहुत ही उपजाऊ है और कपास के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे कपास वाली काली मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में नमी को रोके रखने की प्रचुर शक्ति है, इसलिए वर्षा कम होने पर भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो काली मिट्टी ऐसी मिट्टी है जो लावा से बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो कौन सी परत है प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर मध्य मंडल? तो जल्दी से बताएं 28 का आंसर। कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 2 समताप मंडल, है ना। और समताप मंडल को आपने पढ़ा है कि इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि जो ओजोन गैस है वो कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। इसलिए समताप मंडल प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। तो 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समताप मंडल प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। इसे ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93.99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। ओजोन परत की खोज 1913 ईस्वी में फ्रांस के भौतिकविदों फेब्री चार्ल्स और हेनरी वुसोन ने की थी। ये चीज़ भी याद रखनी है, कब की थी? 1913 में। ठीक है ना, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्न में से किस सुधार हेतु है? तो किस सुधार हेतु है गंगा एक्शन प्लान को? जल का वेग, जल की गुणवत्ता, जल की प्रचुरता या फिर जल के तापमान? प्रश्न क्रमांक 29। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जल की गुणवत्ता, यानी कि जो 2 नंबर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। नदी में प्रदूषण भार को कम करने के लिए 1950 ईस्वी में श्री राजीव गांधी द्वारा गंगा कार्य योजना का शुभारंभ किया गया था। कार्यक्रम खूब धूमधाम से शुरू किया गया था, लेकिन 15 वर्ष की अवधि में 901.71 करोड़ रुपए व्यय करने के बाद भी नदी में प्रदूषण का स्तर कम करने में विफल रहा। तो आपको याद रख लेना है कि नदी में प्रदूषण भार को कम करने के लिए 1985 में, कब? 1985 में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? जैविक कीटनाशक का उत्पादक कौन सा है? देवदार, नीम, चीड़ या फिर ओक? प्रश्न क्रमांक 30 का उत्तर, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा नीम। नीम है जैविक कीटनाशक का उत्पादक। ठीक है, नीम का वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। नीम भारतीय मूल का एक पूर्ण पतझड़ वृक्ष है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? देख लेते हैं।
एजा डायरेक्टा इंडिका है। नीम की पत्तियां चबाने से रक्त शोधन होता है और त्वचा बेकार रहित और कांतिवान होती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त नीम की छाल का लेप सभी प्रकार के चर्म रोगों और घावों के निवारण में सहायक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है ना। अब देखेंगे प्लेग है, तो प्लेग क्या है आपको बताना है। कवक जनित बीमारी है, विषाणु जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है या फिर खनिज जनित बीमारी है। तो प्लेग क्या है, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर बताना है आपको। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जीवाणु जनित बीमारी है, यानी कि जो 3 नंबर है वो बिल्कुल सही होगा। प्लेग क्या है, जीवाणु जनित बीमारी। ठीक है। प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है। यह एक संक्रमण रोग है जो पास्टयूरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण होता है। इससे मानव का फेफड़ा प्रभावित होता है। चूहा प्लेग रोग का वाहक होता है। इसका नाम अन्य ब्लैक डेथ टाउन पेस्ट भी है। आदमी को यह रोग प्रत्यक्ष संसर्ग तथा पिस्सू दंश से लगता है। यह तीव्र गति से बढ़ता है। यह कभी कभी न्यूमोनिया का रूप धारण करता है। ठीक है। तो ये प्लेग के बारे में भी याद रख लेना, कभी कभी पूछा जाता है प्लेग का जो वाहक है वो कौन है, तो ये चूहा माना जाता है। ठीक है। गैसीय अपशिष्ट है, तो गैसीय अपशिष्ट कौन सा है। 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करना है। गैसीय अपशिष्ट बताएंगे आप कौन सा है। घरों की नालियों का गंदा पानी, सब्जी एवं फलों के छिलके, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो गैसीय अपशिष्ट कौन सा है। तब आपका बिल्कुल सही है, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं ये गैसीय अपशिष्ट है। ठीक है। गैसीय अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ के अपशिष्ट शेष होते हैं तथा गैसीय रूप में होते हैं। इससे पर्यावरण में प्रदूषण होता है जो मुख्यतः वायु प्रदूषण का कारण बनता है। गैसीय अपशिष्ट निम्न है, लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं, औद्योगिक क्षेत्रों की चिमनियों का धुआं, जंगलों में लगने वाली आग से निकलने वाला धुआं, ये गैसीय अपशिष्ट हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे या फिर कायक जनन द्वारा वितरित। तो दूर दूर प्रसारित होंगे तो कौन से होंगे, प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर आपको बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कायक जनन द्वारा वितरित, यानी कि 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। कायक जनन द्वारा वितरित पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं। कायक जनक एक अलैंगिक जनन क्रिया है, यह फ्लोनिंग प्रक्रिया होती है। ठीक है। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है, क्या कहलाता है, सहभोजी, परजीवी, मृतोपजीवी या फिर सहजीवी। 4 विकल्प में से एक का चयन करना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, सहभोजी। सहभोजी यानी कि जो विकल्प नंबर आपका, तो आपका विकल्प नंबर जो 1 है सहभोजी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर। अगला देख लेते हैं, सहभागिता या सहभोजी, सहभागिता या फिर सहभोजी। यह 2 विभिन्न जीव जातियों के बीच एक ऐसी अंतर क्रिया होती है जिसमें एक जंतु को तो इस संबंध से लाभ होता है किंतु दूसरे जंतु को कोई हानि नहीं होती। उदाहरणार्थ गैस्ट्रोपोड कवच में केंकड़ा रहता है और कवच के ऊपरी समुद्री एनीमोन चिपकी रहती है। इसी प्रकार शार्क से पेट्रोमाइजोन चिपकी रहती है ना। भेलों से समुद्री वर्निकल चिपके रहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाते हैं, सहभोजी कहलाते हैं। ठीक है। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है, मोर का पोषण तल क्या है, अंतिम अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक अपघटक या फिर खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, शीर्ष पर, यानी 4 नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। हरे पौधे, कीड़ा, सांप, मोर। उत्पादक मोर खाद्य श्रृंखला पिरामिड में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है।
निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, संगमरमर या चूना पत्थर? कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? संगमरमर। यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है, एक कायांतरित सेल का उदाहरण माना जाता है संगमरमर। ठीक है। जब ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप तत्व मैग्मा बाहर निकलता है तो मैग्मा के संपर्क क्षेत्र की चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं। इस प्रकार के रूपांतरण के कारण चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। चूना पत्थर अवसादी तलछटी परतदार चट्टानों द्वितीयक उपभोक्ता, शीर्ष तृतीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, मोर सांप, कीड़ा, हरे पौधे, है ना, का उदाहरण है संगमरमर, जिसका रूपांतरित रूप है। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक है। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो कि महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा? कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड? तो महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 4, यानी सोडियम क्लोराइड। 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। महासागरों में सोडियम क्लोराइड लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जल H2O में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 35 ग्राम लीटर होती है। सोडियम क्लोराइड सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र है NaCl होता है, जो 1:1 में जो है सोडियम और क्लोराइड के आयन को दर्शाता है। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश? राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो सभी लोगों को पता है कि पदेन अध्यक्ष जो होता है राज्यसभा का, वो उपराष्ट्रपति, यानी विकल्प नंबर 2 इसका सही होगा। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसमें 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं तथा अन्य 238 सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिनमें से 1/3 सदस्य 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य हिस्सा लेते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो किस मिट्टी का है? जलोल का, काली मिट्टी का, लाल मिट्टी का या बलुई मिट्टी का? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जलोल मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्र पर, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोल मिट्टी का विस्तार है। भारत के भूभाग के लगभग 40-45% भाग पर जलोल मिट्टी पाई जाती है। जलोल मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि उर्वरकों की कमी पाई जाती है, परंतु ह्यूमस की मात्रा पर्याप्त होती है। यह मिट्टी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, कृषि के लिए। ठीक है, अगला देखो, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, द्वितीय चरण उपभोक्ता, प्रथम चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता या फिर उपभोक्ता, क्या कहलाते हैं? प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर बताना है और 10 का जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? प्रथम चरण उपभोक्ता। 2 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है तो क्या है? आपके पास 4 विकल्प हैं: सर्जनात्मक विधि, लक्ष्य केंद्रित विधि, चयनात्मकता या उपरोक्त सभी। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है तो कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 11। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर 4, यानी कि उपर्युक्त सभी। 4 नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर हम इसको विस्तृत से देखेंगे कि पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के अंतर्गत खोजकर्ता में सृजनात्मकता, चयन करने की क्षमता तथा लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए। अतः पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के निम्न गुण होने चाहिए: एक तो लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मकता विधि, है ना, चयनात्मकता। अतः सभी विकल्प कैसे हैं? सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं तो कौन सी सीमाएं हैं? प्रश्न क्रमांक 12। विकल्प आपके पास 4 हैं। सबसे पहले तो इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते। यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है।
या फिर उपरोक्त सभी। तब आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से ना करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते, यानी जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रेक्षण विधि की सीमाएं। प्रेक्षण विधि की सीमा देखो, समस्या के चुनाव से परिणाम की वैधता निर्धारित करने के प्रत्येक स्तर पर इसकी उपयोगिता संदेह रहित रहती है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते। ठीक है, तो ये इसकी सीमाएं हैं। अब इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? आप इकोसिस्टम जानते होंगे, किसी स्थान का अजीवीय घटक, परस्पर क्रिया करने वाला जीवीय समुदाय, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, या जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? 4 विकल्प हैं, चयन करना है और ABCD करके आप उत्तर बताएंगे। तो प्रश्न क्रमांक 13 और आपका सही उत्तर होगा जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, यानी 4 नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारू अर्थात पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इस प्रकार पारितंत्र अन्योन्याश्रित अवयवों की एक इकाई है जो एक ही आवास को बांटते हैं। पारितंत्र आमतौर पर अनेक खाद्य जाल बनाते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर इन जीवों के अन्योन्याश्रय और ऊर्जा के प्रवाह को दिखाते हैं, जैसे तालाब और वन। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है तो क्या है? मानव शरीर का भार कम होना, शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, या फिर अधिक तेज चाल। तो मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? 2 पैरों पर चलने का। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा विकल्प नंबर 3, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा लाभ है। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों से चलने का मुख्य कारण यह होता है कि मानव के 2 हाथ स्वतंत्र हो जाते हैं तथा मस्तिष्क भी आज्ञा अनुसार कार्य करने को स्वतंत्र होते हैं। इससे कार्य करने में कुशलता का विकास होता है तथा कार्य भी तेजी से पूरा होता है। सभी जंतुओं के में मानव ही 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलता है, जिसका लाभ है कि वह मनुष्य अधिक तेज चाल चलता है। ठीक है, अगला देखो, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए कौन सा यंत्र को क्या कहा जाता है? सीस्मोग्राफ, फिजियोग्राफ, कार्डियोग्राफ या फिर वेरोग्राफ। भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 15। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? भूकंप मापी या फिर सीस्मोग्राफ कहा जाता है इसे। भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र को सीस्मोग्राफ। ठीक है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सीस्मोग्राफ नामक यंत्र का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र में रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। 0 से 9 अंक तक चिन्हित होता है तथा प्रत्येक बढ़ता हुआ अंक भूकंप की बढ़ती हुई तीव्रता को प्रदर्शित करता है तथा अगला अंक पिछले अंक से 10 गुना अधिक भूकंप की तीव्रता बताता है। ठीक है, तब आपका उत्तर क्या होगा? सीस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन देखो, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? आपने सूर्य से जो ग्रह हैं उनको देखा होगा, कौन सा निकट है और कौन सा दूर है। तो आपसे पूछा जा सकता है, अभी निकट पूछा है, दूर भी पूछा जा सकता है, तब आपको पता होनी चाहिए सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है। बृहस्पति है, मंगल है, शुक्र है या फिर बुध है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर 4 यानी कि बुध। ठीक है, सूर्य से निकटतम जो ग्रह माना जाता है वो बुध माना जाता है। अब इसका विस्तार से देखेंगे कि हमारे सौरमंडल में सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। सबसे पहले बुध सबसे निकट का, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस प्रकार बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। ठीक है, अगला देखें, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गिर गुजरात में, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में। तो गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा गुजरात में। गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में स्थित है। ठीक है, 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
यहाँ पर देखें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान राज्य के कठियावाड़ जिले में है। गुजरात के कहाँ पर है? कठियावाड़ जिले में है। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। बब्बर शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में सब किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? पेट्रोल को, डीजल को, द्रवित पेट्रोलियम गैस को, या संपीड़ित प्राकृतिक गैस को? तो किसे वाहिनी ईंधनों में किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो किसे माना जाता है? 19 का उत्तर आपको बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस को, यानी जो 4 नंबर है वो सही होगा। संपीड़ित प्राकृतिक गैस को पर्यावरण स्नेही माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। संपीड़ित प्राकृतिक गैस वाहनीय ईंधनों में सबसे ज़्यादा पर्यावरण स्नेही माना जाता है क्योंकि इससे बहुत कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को ही सीएनजी कहते हैं। चूंकि यह गैस प्राकृतिक गैस का ही संपीड़ित रूप है, इसलिए इसका रासायनिक संगठन बगैर दाब के बनी गैसों के समान होता है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन, ईथेन, प्रोपेन होता है। ठीक है, तो सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्र कहलाता है? क्या कहलाता है? भूवैज्ञानिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, रासायनिक चक्र, या इनमें से कोई नहीं? किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? तब आपका प्रश्न क्रमांक 20 का सही उत्तर क्या होगा? जैव भू रासायनिक चक्र, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो सही होगा, जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, सभी जीवों को मुख्यतः 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। ये तत्व हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। ये तत्व वातावरण से सब जीवों में और जीवों से वातावरण में स्थानांतरित होते रहते हैं। जीवमंडल में विद्यमान ये चक्र जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्र या पोषक चक्र कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं तो सभी लोगों को पता है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। सुंदरलाल बहुगुणा, हेमवती नंदन बहुगुणा, मदर टेरेसा, या फिर महात्मा गांधी? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता बिना विलंब के आपका कमेंट आना चाहिए। आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा, 1 नंबर। ठीक है, चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। यह आंदोलन वृक्षों के काटने के विरोध में वर्ष 1973 में वर्तमान उत्तराखंड राज्य से प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में जिस पेड़ को काटा जाता था, लोग उस पेड़ से चिपक कर खड़े हो जाते थे। इस तरह से पेड़ों की रक्षा का आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, चिपको आंदोलन 1973, सुंदरलाल बहुगुणा, वृक्षों का आदमी भी इन्हें कहा जाता है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है क्या है? प्रोटीन, विटामिन, वसा, या कार्बोहाइड्रेट? इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति बताना प्रश्न क्रमांक 22 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? प्रोटीन, यानी विकल्प नंबर जो 1 है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है तो प्रोटीन। ठीक है, 1 नंबर। सेंगर ने पहल गाय के इंसुलिन के अणु की रचना का पता लगाया। किसने? सेंगर ने। सिद्ध किया कि यह एक पॉलीपेप्टाइड होता है। इसके लिए उन्हें 1958 में नोबेल पुरस्कार मिला। इंसुलिन ही वह प्रथम प्रोटीन है जिसका आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में संश्लेषण करने में सफल हुए। मानव इंसुलिन का सन 1965 में सान ने संश्लेषण किया। ठीक है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है पराग कणों में, मूल सीड्स में, तने में, या फिर पराग कोश में? तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो किसमें होता है? पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है किसमें? उत्तर होगा 4, यानी पराग कोश में। पराग कोश में होता है। 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन पराग कोश में होता है, जहाँ परागण की क्रिया द्वारा निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। वास्तव में अर्धसूत्रण एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन है जो यूकेरियोट प्राणियों में लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है। अर्धसूत्रण द्वारा युग्मक कोशिकाएं पैदा होती हैं। सभी जंतुओं तथा भूमि पर उगने वाले पौधे समेत अधिकांश जीवधारियों में युग्मक को अंड कोशिका तथा शुक्राणु जो है कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो विकल्प नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है तो आपको बताना है जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है? सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, या फिर डेट्रीटिवोर? जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 24।
तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा शाकाहारी। कौन सा है? शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है जैविक समुदाय में खाद्य श्रृंखला इस प्रकार होती है: उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक। प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। इस प्रकार जैविक समुदाय में प्रथम उपभोक्ता क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। ठीक है, अब ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? ज्वर नियंत्रण में बी कॉम्प्लेक्स, प्रूफेन, पैरास्टामोल या फिर लिब 52। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि हमें बतानी है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तीन यानी कि पैरास्टामोल। ठीक है, पैरास्टामोल आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाली, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है पैरास्टामोल। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? स्ट्रेप्टोकोकस, एस्परजिलस, एस्ट्रोवायरस या फिर लैक्टोबैसिलस। तो कौन ऐसा सूक्ष्मजीवी है जो उत्तरदायी है दही निर्माण हेतु? प्रश्न क्रमांक 26। और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? लैक्टोबैसिलस, यानी जो 4 नंबर है वो सही होगा, लैक्टोबैसिलस 4 नंबर। अगला है दूध से दही निर्माण की प्रक्रिया में सूक्ष्मजीव लैक्टोबैसिलस उत्तरदायी होता है। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? जेनिंग्स ने, लैंडस्टीनर ने, पेंटेन एवं मास्ट ने या फिर कार्ल मार्क्स ने? तो प्रश्न क्रमांक 27 उत्तर हमें बताना है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर यानी विकल्प नंबर जो 2 है वो सही हो जाएगा। मानव रुधिर वर्ग की खोज की थी लैंडस्टीनर ने। मानव रुधिर वर्ग की खोज ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर ने वर्ष 1901 में किया। इन्होंने रुधिर वर्ग को 4 वर्गों में विभाजित किया, ए, वी, ए बी, ओ तथा ए बी, है ना। रुधिर वर्ग सर्वग्राही होता है, तो ये 4 वर्गों में इन्होंने विभाजित किया। और ए बी रुधिर वर्ग जो है वो क्या होता है? सर्वग्राही, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों प्रतिजन पाया जाता है परंतु एंटीबॉडी का अभाव होता है। ओ वर्ग सर्वदाता कहलाता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता। ठीक है, तो आपको याद रख लेना, रुधिर वर्ग की जो ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सक थे लैंडस्टीनर, इन्होंने की थी। ठीक है, प्याज, आलू, अदरक है तो क्या है? प्याज, आलू और अदरक तना है, जड़ हैं, अपस्थानिक जड़ें हैं या सल्क पत्र हैं? क्या हैं? प्याज, आलू और अदरक क्या कहलाते हैं? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? तना। ठीक है, प्याज, आलू, अदरक ये तना कहलाते हैं। तना उदाहरण प्रकंद है। तना के उदाहरण देखो, प्रकंद हल्दी, अदरक, कंद आलू, सल्क कंद प्याज, लहसुन, घनकंद अरबी, ये सभी तना के उदाहरण हैं, है ना। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। एक कोषीय सूक्ष्म जीव है तो कौन है? विषाणु है, स्पाइरोगेरा है, पैरामीशियम है, हाइड्रा है। तो आपको बताना है स्पाइरोगायरा। तो एक कोषीय सूक्ष्म जीव कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 29। तब आपका 29 का बिल्कुल सही आंसर होगा पैरामीशियम, यानी 3 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, पैरामीशियम एक कोषीय जीव होते हैं। एक कोषीय वह जीव होते हैं जिनके शरीर का निर्माण मात्र एक ही कोशिका से होता है, तो वो कौन सा है? पैरामीशियम, यानी जो 3 नंबर है वो सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला है निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? कौन सा पादप उत्पाद है जो साबुन का विस्थापन है? रीठा, रुद्राक्ष, तेंदु या उपरोक्त सभी? तो साबुन का विस्थापन है कौन सा है? एक, यानी रीठा। रीठा 1 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, रीठा पादप का उत्पाद होता है जो साबुन का विस्थापन है। रीठा का प्रयोग बालों के संरक्षण के लिए किया जाता है। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। अब देखो, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप कैसे की जाएगी? STP द्वारा, ATP द्वारा, BOD द्वारा या फिर WPL द्वारा। अब ये 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करके आपको कमेंट में ABCD इस प्रकार से आप कमेंट में लिखते जाएंगे। सभी लोग कमेंट में लिखेंगे, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा दोस्तों VOD, यानी कि जो 3 नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखें BOD का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड से किसी नदी में जल के प्रदूषण स्तर को मापा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और VOD आपका बिल्कुल यहाँ पर 3 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है
तो ये 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको चयन करना है कि वायरस से जो होने वाला रोग है वो कौन सा है, कॉलरा, टाइफाइड, जुकाम या फिर मलेरिया। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, जुकाम। जुकाम यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो सही होगा, है ना। जुकाम वायरस से होने वाला संक्रमण है, जबकि टाइफाइड, कॉलरा तथा मलेरिया जल जनित रोग हैं। जुकाम ऊपरी श्वसन तंत्र का आसानी से फैलने वाला संक्रामक रोग है। इसके लक्षणों में खांसी, गले की खराश, नाक का स्राव और ज्वर आता है। यह आमतौर पर 1 सप्ताह में समाप्त हो जाता है। इसका मुख्य विषाणु राइनो वायरस है, ठीक है। राइनो वायरस इसका मुख्य विषाणु माना जाता है। और ये जुकाम जो है वो कैसे फैलता है, वायरस से फैलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, आर्द्रता, तापमान, पवन या फिर वृष्टि। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला जो है मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताना है। 4 विकल्पों में से ABCD करके 4 में से एक का चयन करना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, वृष्टि। वृष्टि यानी 4 नंबर। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है वृष्टि, ठीक है। अगला देख लेते हैं। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि, क्योंकि भारत उष्ण तथा समशीतोष्ण 2 कटिबंध में स्थित है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, आपने वायुमंडल की परतें पढ़ी होंगी, है ना। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर मंडल, ये सारी की सारी वायुमंडल की परतें हैं। और इनमें से जो सबसे ठंडी परत मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या फिर आयन मंडल। कौन सी परत है जो सबसे ठंडी मानी जाती है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 यानी कि मध्य मंडल। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है मध्य मंडल, क्योंकि मध्य मंडल तक वायुमंडल का तापमान गिरता है तथा मध्य मंडल के बाद वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। मध्य मंडल की मध्य सीमा पर तापमान गिरकर 1000 अंश सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो आपका 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैसें मैंने कई बार आपको बताई हैं, कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड, आर्गन या फिर मीथेन। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, 4 में से एक का चयन करें। तब आपका राइट आंसर होगा 4 यानी कि मीथेन। ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है मीथेन, और 4 नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस वे गैसें हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, निम्न में से बताइए कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है या फिर ग्रीन हाउस गैस है। तब आपको पूरी की पूरी ग्रीन हाउस गैसें हैं वो याद होनी चाहिए, ठीक है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई है तो कब हुई, 1982 में, 1973 में, 1992 में, 1996 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, तो जल्दी से कमेंट में लिखें। और प्रश्न क्रमांक 7 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 1973, 2 नंबर। अब एक चीज और बताना दोस्तों, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई। चिपको आंदोलन की शुरुआत आपको कमेंट में लिखना है कब हुई। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत तो 1973 में हुई। बाघों की घटती संख्या को रोकने तथा बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में की गई थी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 1800 मेरिडियम यम उत्तर पर खींची है। तो आपको बताना है, उसे कर्क रेखा कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, विषुवत रेखा या फिर प्रधान यमयोत्तर रेखा कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 8, 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करके आपको ABCD करके इस प्रकार से उत्तर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 2 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, 2 नंबर, ठीक है। पृथ्वी तल पर 1800 मेरिडियन यमयोत्तर रेखा जो काल्पनिक रेखा है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस रेखा से पृथ्वी को पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर क्षेत्र में बांटा गया है, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरिन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में, गुजरात, अंडमान द्वीप में या पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है गल्फ ऑफ मन्नार मेरिन राष्ट्रीय जो पार्क है वो कहाँ पर स्थित है। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर बिल्कुल सही होगा तमिलनाडु, 1 नंबर।
ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार जो है कि खाड़ी में स्थित राष्ट्रीय पार्क भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह उथले पानी की खाड़ी है जो हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर के एक भाग का निर्माण करती है। भारत के रामेश्वरम द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा वायु रिजर्व भी है। ठीक है, तो आपका एक नंबर बिल्कुल सही होगा, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है तो कितना है? जल्दी से बताएं, 4 विकल्प हैं, 2011 के अनुसार बताना है। तो 11 के अनुसार आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, यानी 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष लिंगानुपात 943 है ना, तो 943 1000 940 या 43, इस बार 40 यहाँ पर दिया है उत्तर विकल्प नंबर 2 में। ठीक है, तो याद रखना, निम्न में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? केंचुआ को, चींटी को, मधुमक्खी या फिर तितली को? किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? केंचुआ। केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है, केंचुआ आपका सही होगा। केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि केंचुआ नीचे की मिट्टी को ऊपरी सतह लाने का कार्य करता है, जिससे मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? झारखंड है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़? पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? कौन सा राज्य जुड़ा है? प्रश्न क्रमांक 12, 4 विकल्प। आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 3, यानी उत्तराखंड। 3 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चिपको आंदोलन की शुरुआत वृक्षों के कटाव के विरुद्ध प्रसिद्ध पर्यावरण सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में उत्तराखंड के चमोली जिले में की गई थी। इस आंदोलन को 1973 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। और जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जीवों के व्यवहार नियोलॉजी में, इटियोलॉजी में, इथोलॉजी या फिर डेमोलॉजी, ये 4 विकल्प हैं। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? कि आपके पास भी 4 सेकंड है और 4 विकल्प भी हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर 3, यानी इथोलॉजी। जीवों के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है इथोलॉजी। 3 नंबर। विज्ञान के इथोलॉजी विषय के अंतर्गत जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नियोलॉजी विषय के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री शैवाल ब्रोमीन का, क्लोरीन का, आयोडीन का या फिर लोहे का? समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर बताना है और 14 का आंसर आपका हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन यानी कि 3 नंबर आपका सही होगा। ठीक है, समुद्री शैवाल आयोडीन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। इसकी कमी से गॉइटर या घेंगा रोग हो जाता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। समुद्री शैवालों में आयोडीन की प्रचुरता वाले शैवाल नेमेरिया या सिवार हैं। यह व्यापक रूप से चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सैक या लाइकेन है तो क्या है? रसायन स्वपोषी हैं, परजीवी हैं, अपघटक हैं या सहजीवी? लाइकेन क्या है? जिन्हें सैक भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 15, तो सैक भी आपको याद रख लेना है, तो जल्दी से बताएं उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, सहजीवी। ठीक है, ऐसे जंतु पौधे साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, वे सहजीवी कहे जाते हैं। राइबोसोम सेक प्रमुख सहजीवी हैं। वास्तव में लाइकेन निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकारों के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। इन आधारों में वृक्षों की पत्तियां, प्राचीन दीवारें, भूतल, चट्टान और शिलाएं मुख्य हैं। शैवाल बहुरंगी होते हैं। लाइकेन 2 वनस्पतियों का समूह है जिसमें एक शैवाल और एक कवक होता है जो सहचर पर आधारित है। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है। अगला देखो, सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? सीएनजी का उद्योगों में, वाहनों में, खाना बनाने में, वाहनों एवं उद्योगों में। तो सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? प्रश्न क्रमांक 16। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 4, वाहनों के उद्योगों में, वाहनों एवं उद्योगों में सीएनजी। ठीक है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग वाहनों एवं उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? क्षेत्रीय भ्रमण, व्याख्यान, समूह वार्तालाप या अध्ययन? किसके द्वारा सृजन किया जाता है पर्यावरण जागरूकता का? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? क्षेत्रीय भ्रमण। विद्यार्थियों में पर्यावरण जागरूकता का सृजन करने के लिए उनको क्षेत्रीय भ्रमण कराना चाहिए।
जिसके तहत उनको वास्तविक पर्यावरण व मानव जीवन में उनकी उपयोगिता का ज्ञान होगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रोत्साहित होंगे। ठीक है, तो 1 नंबर आपका सही होगा। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? लोक पैसेंजर गाड़ी का, लो पेड गैस का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का, या फिर लोकल पेट्रोलियम गैस का। एलपीजी तो आपका प्रश्न क्रमांक 18 है और आपने बिल्कुल सही आंसर बताया, विकल्प नंबर 3 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला है एलपीजी, द्रवित पेट्रोलियम गैस, है ना। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्रयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। एलपीजी के मुख्य अवयव हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। ये भी पूछे जाते हैं, लेकिन में से बताइए एलपीजी के मुख्य अवयव कौन से? तो ब्यूटेन और प्रोपेन है। आजकल एलपीजी शीतलक के रूप में भी सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर क्रमशः अधिकारिक प्रयुक्त तो होने लगी है। तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? एक्स किरणों को, गामा किरणों को, पराबैंगनी किरणों को, या बीटा किरणों को? एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए इन प्रश्नों में, क्योंकि बहुत सारा अभ्यास अपन कर चुके हैं, बहुत सारे वीडियो के माध्यम से हमने अध्ययन किया है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पराबैंगनी किरणें। ठीक है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें या फिर पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे ये किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। ओजोन परत की सांद्रता डॉप्सन इकाई द्वारा मापी जाती है। कौन सी? डॉप्सन। ठीक है, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह रात्रिचर है, उड़ता है, शाकाहारी या बच्चे देता है। क्यों है स्तनधारी? स्तनधारी क्यों कहा जाता है? तो प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर आपका होगा विकल्प नंबर 4। 4 यानी कि क्योंकि क्या देता है? बच्चे देता है। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि ये बच्चे देते। जीव विज्ञान में चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग में रखा है क्योंकि चमगादड़ बच्चे को जन्म देती है तथा उन्हें दूध पिलाती है। चमगादड़ एक रात्रिचर प्राणी है। की परिभाषा क्या है? आपने पर्यावरण पढ़ा है, पर्यावरण की परिभाषा आपको बताना है। 4 विकल्प हैं। समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, चीजें जो हमें घेरती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पर्यावरण की परिभाषा क्या है? 4 विकल्पों में से ABCD करके आप उत्तर बताएंगे। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, यानी 2 नंबर। ठीक है, जैविक एवं अजैविक घटक मिलकर के क्या बनाते हैं? पर्यावरण, और यही पर्यावरण की परिभाषा है। ठीक है, तो 2 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना है जो व्यवस्थित समूह में होता है ना, जिसमें सभी घटक बायोटिक तथा एबायोटिक प्रकृति में जो है संतुलित रूप से रहते हैं। तो आपका जो विकल्प नंबर 2 है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है, कौन सा है? पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड, या फिर पोटेशियम नाइट्रेट। कृत्रिम वर्षा के लिए, मेघ बीजन के लिए जो प्रयुक्त रसायन है वो कौन सा है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? सिल्वर आयोडाइड, यानी जो 3 नंबर है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के मेघ बीज के रूप में किया जाता है। 3 नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बायोडीजल तैयार किया जाता है जेट्रोफा से, यूट्रिकुलेरिया से, देवदार से, यूकेलिप्टस से। बायोडीजल तैयार किया जाता है किस वृक्ष से तैयार किया जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जेट्रोफा, यानी 1 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, बायोडीजल का निर्माण जेट्रोफा, करकास, पेंगोमिया आदि के पौधों से होता है। तो इसका पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया था। ये चीज भी आपको याद रख लेना, काकीनाडा में बायोडीजल संयंत्र स्थापित किया गया था, देश का पहला। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 21 मार्च, 25 अप्रैल, या फिर 5 जून को? तो जल्दी से कमेंट में लिखना है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 सितंबर, यानी जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस पूरे विश्व में प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। दिवस ओजोन संरक्षण के जागरूकता के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिल्वी कल्चर संबंधित है सिल्क, वन एवं वन उत्पाद, फूल या उर्वरक से। तो सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? प्रश्न क्रमांक 26।
तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वन एवं वन उत्पाद से, ठीक है, सिल्वीकल्चर संबंधित है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक जो 2 है वो यहाँ पर सही होगा। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वन एवं वन्य सामग्री का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो किस जनपद में है? चंदौली, लखीमपुर खीरी, लखनऊ या फिर वाराणसी? तो किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? प्रश्न क्रमांक 27। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा चंदौली। चंदौली यानी 1 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1957 में हुई थी। इस अभ्यारण्य में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। 1957 में उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला में है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? द्वितीय श्रेणी का बताना है, सांप, हाथी, शेर या फिर बकरी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर जो, तो यहाँ पर जो उत्तर होगा दोस्तों, इसमें जो उत्तर दिया है वो सांप दिया है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा शेर। यहाँ पर देखते हैं आप कि सांप जो होता है वो प्रथम उपभोक्ता अर्थात मेंढक को खाता है, जबकि अगर शेर की बात करें तो शेर हिरण को खाता है, ठीक है, बकरी को भी खाता है, जबकि बकरी क्या है, प्रथम उपभोक्ता है और बकरी को सीधे शेर खा लेता है। हिरण प्रथम उपभोक्ता है और हिरण को सीधे शेर खाता है। तो ये शेर यहाँ पर सही होगा, शेर द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा, तो शेर सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई डाउट लगता है तो कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग, ठीक है। झूम खेती होती है बिहार में, केरल, मेघालय या तमिलनाडु में? तो कहाँ पर होती है? 4 विकल्पों में से चयन करना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 यानी मेघालय। झूम खेती होती है कहाँ पर? मेघालय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झूम खेती पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों पर की जाती है। यह अस्थायी कृषि पद्धति होती है तथा यह कृषि प्रायः पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर आदि प्रमुख राज्य झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि होती है, जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई कर कृषि की जाती है। जैसे ही वहाँ मृदा से उर्वरता समाप्त होती है तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर फिर प्रक्रिया दोहराई जाती है। विभिन्न प्रदेशों में इस झूम खेती को अलग अलग नाम से जाना जाता है, ये चीज़ भी ध्यान रखा। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ आपको बताना है ये किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का, अमोनिया, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन? तो आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 1 नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? एनहाइड्रस लवण, हाइग्रोस्कोपिक लवण, हाइड्रोफिलिक लवण या फिर हाइड्रोफोबिक लवण? लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? तो उत्तर आपका होगा हाइग्रोस्कोपिक लवण, बी नंबर। हाइग्रोस्कोपिक लवण की प्रमुख जो विशेषता होती है, यह अपने आसपास उपस्थित जल के अणुओं को अपनी तरह आकर्षित करके उनका अवशोषण कर लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रत्युत्पद है, तो कौन सा है? स्थानीय संरक्षण, क्रोड संरक्षण, अपस्थानिक संरक्षण या परिघीय संरक्षण? प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त जो पद है वो कौन सा है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा विकल्प नंबर 3 यानी अपस्थानिक संरक्षण। 3 नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अपस्थानिक संरक्षण के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति किया जाता है। तो आपका विकल्प नंबर जो आपका
अपस्थानीय संरक्षण है, 3 नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला है सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है। सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। कछुओं को भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? लागरहेड, कैंप्स रिडले, ऑलिव रिडले या फिर फ्लैटबैक? तो किसकी है? तब आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 3, ऑलिव रिडले। ऑलिव रिडले यानी 3 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाली 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या ऑलिव रिडले प्रजाति की है। ऑलिव रिडले। ठीक है, विश्व ऊष्मायन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है? विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? पेड़ पौधे से निकली गैसें, वाहनों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा या फिर रसोई गैस? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वाहनों से निकली गैसें, 2 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व ऊष्मायन के लिए CO2, N2OH, CH4 आदि गैसें उत्तरदायी हैं। ये गैसें वाहनों के इंजनों के दहन से अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होती हैं तथा ये गैसें वायुमंडल में पहुंचकर विश्व ऊष्मायन जैसी समस्या पैदा करती हैं। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? बॉक्साइट, बिटुमेन, मेटालाइड या फिर अयस्क? धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? 4 विकल्प हैं, 4 में से आपने चयन किया है विकल्प नंबर 4, अयस्क को धातुमय प्रस्तर कहा जाता है। ठीक है, अयस्क को धातुमय प्रस्तर कहा जाता है। अयस्क से ही विभिन्न प्रकार के धातुओं की प्राप्ति होती है। तो आपका विकल्प नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सही होगा। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन का। तो पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते क्योंकि वो अवशोषण करते हैं। तो किस चीज का अवशोषण करते हैं? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हुए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अवशोषण करते हैं। भूकंप मापा जाता है डेसिबल में, बेफोर्ट पैमाने में, न्यूटन में या रिक्टर पैमाने में? तो किस में मापा जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा विकल्प नंबर 4, रिक्टर पैमाने में। ठीक है, अगला है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है या रिक्टर पैमाना सीस्मोग्राफ यंत्र में लगा रहता है। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? अत्यधिक वर्षा, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अम्ल वर्षा या उपरोक्त में से कोई नहीं? महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? प्रश्न क्रमांक 8 और राइट आंसर आपका क्या होगा? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, 2 नंबर। ठीक है, वैश्विक ऊष्मन के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है तथा तापमान के बढ़ने से पहाड़ों तथा ध्रुवीय प्रदेशों में जमे बर्फ पिघलने लगे हैं जिसके कारण पिघले हुए बर्फ के जल महासागरों में आ जाते हैं और महासागरों का जल स्तर बढ़ने लगता है। ठीक है, तो वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? 4 विकल्प हैं। अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित जो गैस है वो कौन सी है? H2S, SF6 या SO2? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा SO2, यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है वो सही हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर गैस ऑक्साइड के रूप में मिलती है, वह गैस सल्फर डाइऑक्साइड यानी CO2 कहलाती है। ठीक है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है कैसे? मछलियों द्वारा, वृक्षों द्वारा, जंतुओं द्वारा या सूर्य के प्रकाश द्वारा? वायु प्रदूषण को किस प्रकार कम किया जा सकता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वृक्षों द्वारा, 2 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, वृक्षों द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन से वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। ठीक है, इस वृद्धि को वनीकरण वृक्षारोपण के द्वारा रोका जा सकता है क्योंकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं तथा ऑक्सीजन O2 का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ पर हमारे लगभग 20 प्रश्न जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे। शाम को 6:30 बजे इसी प्रकार से आपको रोज़ और निरंतर वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और कहीं भी आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट के माध्यम से इंस्टाग्राम में आपको जुड़ने के लिए सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करना है। ठीक है, फेसबुक पे आप सुमित जैन सर्च कर सकते हैं और
नंबर भी आपका व्हाट्सअप नंबर दिया है, और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक। ठीक है, वीडियो कैसा लगा फटाफट से कमेंट में बताना है, और वीडियो को सभी लोग लाइक करके अपने व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करना है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।